चलो फिजिक्स का चौथा पार्ट अपन पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण। प्रमुख वैज्ञानिक देखो, एक तो गैलीलियो थे, एक टाइको ब्राह्मण थे और एक सिद्धांत के बारे में अपन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। गैलीलियो ने बताया कि सारी वस्तुएं नियत त्वरण से पृथ्वी तल की ओर गति करती हैं, नियत त्वरण से, ठीक है। और उसके बाद में गैलीलियो के आगे ही न्यूटन ने एक धारणा दी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम है, जो कि 1665 में आपके पास में, ये आपके पास में गुरुत्वाकर्षण किसने सार्वभौमिक नियम दिए थे? 1665 में किसने? न्यूटन ने। फिर एक टाइको ब्रह्मे है, उसने ना क्या भाई, नग्न आंखों से ग्रहों का अध्ययन किसने किया? तो टाइको ब्रह्मे ने किया। और उसके बाद में इन्हीं ग्रहों के अध्ययन पर केपलर के नियम दिए थे। केपलर ने अपने ग्रह की गति के नियम दिए थे। ग्रह की गति के इसने 3 नियम दिए थे। फर्स्ट नियम दिया था जिसके और जिसे कहते हैं अपन, इसे दीर्घवृत्त का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट नियम को अपन क्या कहते हैं भाई? दीर्घवृत्त का नियम भी माना जाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त के कक्षा में गति करते हैं, इसका फर्स्ट ये नियम था। इस दीर्घवृत्त के नियम से भी जाना जाता है। और यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित है। निकटस्थ बिंदु सूर्य समीपक कहलाता है, दूरस्थ बिंदु इसमें भू समीपक समीपक नाम दिया है। उसके बाद में सेकंड नियम है जो कि क्षेत्रफल का नियम कहलाता है। केपलर का सेकंड नियम है जो कि क्षेत्रफल का नियम कहलाता है। कोणीय संवेग संरक्षित सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कहा कि कोणीय संवेग कैसे संरक्षित रहता है, इस पर आधारित आपके नियम है। केपलर का थर्ड नियम है जो कि इसे आवर्त का नियम कहा जाता है। थर्ड नियम को क्या बोलते हैं अपन? आवर्त का नियम, ठीक है। आवर्त का नियम यह है कि आवर्तकाल बराबर टी का स्क्वायर, आवर्तकाल का वर्ग बराबर समानुपाती हो गया आर का क्यूब, जहां पर टी आवर्तकाल है और आर आपका पास में अर्ध मुख्य कक्ष है, या फिर आप अर्ध त्रिज्या भी कह सकते हो इसको, ठीक है भाई। इस प्रकार ये केपलर के आपके पास में 3 नियम है। समझ में आ गया भाई? आवर्त का नियम पहला हो गया आपके पास में दीर्घवृत्त, दूसरा बार क्षेत्रफल, तीसरा हो गया आपके पास में आवर्त का नियम। अब सिद्धांत देखते हैं। तो सिद्धांत अपने पास में पहला आता है भू केंद्रित सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत दे रखा है सूर्य केंद्रित सिद्धांत दे रखा है गुरुत्वाकर्षण, इस प्रति के आसपास बारे में। प्रति को केंद्र मानते हुए टॉलमी ने तो भूकान देखो, टॉलमी टॉलमी ने टाला किस पे? भू पर, ठीक भाई। टेलते कहां पर? भू पर हो तो प्रति के केंद्र मानते हुए टॉलमी ने भू केंद्र सिद्धांत दिया। सूर्य केंद्र देखो भाई, तो सूर्य को केंद्र मानते हुए अपन कोपरनिकस ने, अब देखो कॉपर को अपन कैसे देख सकते? सूर्य की ताड़ में देख सकते, तो सूर्य केंद्र दिया आपके पास में कोपरनिकस ने। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन ने 1665 में आपके पास में गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। दो वस्तुओं के मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके मध्य मध्य उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस प्रकार समानुपाती अचिन्ह होता है, गुरुत्व स्थिरांक लगता है जिसे जी कहते हैं। जी होता है जो कि आपके पास में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसकी वैल्यू होती है आपके पास में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। समझ आ गया भाई? अब अपन देखते हैं कि अपने पास में, अच्छा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा अपने पास में होता है किलोग्राम स्क्वायर। इसका न्यूटन का आपको मैं सार्वभौमिक मात्रा का इसका मात्रक याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। जी का विमेय सूत्र होता है जो कि एम माइनस गुरुत्व किस तरह का विमेय सूत्र होता है कि m-1, ठीक है भाई, m-1 इंटू L3 और t-2, ठीक है। 132 या 132, और m और t पर आपके पास माइनस माइनस आएगा, इस प्रकार 132 होगा। गुरुत्व इस तरह की आपके पास में अदिश राशि है और जिसकी खोज है जो कि आपके हेनरी कैवेंडिश ने की थी। फिर देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक एक्शन एट अ डिस्टेंस बल है, या फिर अपन क्या कहते हैं कि मतलब दूरस्थ एक बल है, ठीक है, एक कमजोर बल है। फिर अपन देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? हमेशा आकर्षण की प्रकृति आती है गुरुत्वाकर्षण बल में होती है। फिर गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है उसको देखते हैं। तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या फिर गुरुत्व कहते हैं। जब यह बल किसी वस्तु पर लगता है तो उसे त्वरित कर देता है। तो जब भी यानी कोई खिंचाव हुआ चीज में, तो खिंचाव बल लगे, उसके कारण वो वस्तु को क्या कर देता है? त्वरित कर देता है। गुरुत्व के प्रभाव के कारण, अब क्या बोले हम? गुरुत्व के कारण देखो, गुरुत्व के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को अपन गुरुत्व के कारण त्वरण कहते हैं, और इसके अपन जी से, स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, जो कि आपके पास में वास्तविक रूप से 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है जो कि आपके पास में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे कि आपके पास में एक है, आपके पास में देखो M-E-R-E आपके पास पृथ्वी की त्रिज्या है और M मास की कोई वस्तु है। तो आपके पास में अगर गुरुत्व स्थिरांक, सॉरी, आपको गुरुत्व त्वरण निकालना, तो आप करोगे क्या? गुरुत्व स्थिरांक बटा M2 बटा RE का स्क्वायर। इस प्रकार से आपके पास में ये स्मॉल जी निकलेगा, जहाँ ME आपके पास में हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। ME है यहाँ पे ना कि आपके पास में, ठीक है भाई। और RE क्या हो गया आपके पास में? पृथ्वी की त्रिज्या। अब नोट देखिए,
गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण m से नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है ना, वो m से नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण लग रहा है वो m से नीचे गिरने वाली वस्तु के त्वरण पर निर्भर m से नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वो अपने गुरुत्वाकर्षण अपनी शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरा देखते हैं कि एक निश्चित दूरी पर रखे गए दो पिंड एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस कराते हैं। सही है भाई। एक निश्चित दूरी पर दो है ना पिंड रखे गए, वो अपने आप में आपस में गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस कराते हैं। यदि इनके बीच की दूरी पहले तय की गई दूरी से दोगुनी हो, जो पहले इसने तय की गई दूरी उससे दोगुना कर दिया जाए, तो बल का मान क्या हो जाता है भाई? 1/4 हो जाता है। कैसे भाई? देखो, अपन क्या कहते हैं कि भाई जो भी बल होता है वो आपके पास में समानुपाती हो गया 1/r² के, इसके समानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ठीक भाई, व्युत्क्रमण, सॉरी, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमण। अगर मैंने दूरी को पहले से तय की दूरी को दोगुना कर दिया, तो मेरे पास में ये बल का मान क्या होगा? 1/4 हो जाएगा भाई। फिर देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक विमान है जो कि ऊर्ध्वाधर लूप में एरोबेटिक युद्धाभ्यास कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक विमान है, ये एक विमान आपके पास में ऊर्ध्वाधर लूप में एरोबेटिक युद्धाभ्यास किस कारण से कर सकता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एरोबेटिक युद्धाभ्यास कर सकता है। ऐसे ऐसे घूमते घूमते करता है ना भाई, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण कर पाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण उदाहरण देखते हैं अपने पास में तारों का एक साथ जुग होना। तारों का एक साथ जुग होना गुरुत्वाकर्षण के कारण है। चंद्रमा का अपनी कक्षा में रहना, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण है। चंद्रमा और सूर्य के कारण, चंद्रमा का अपनी कक्षा में रहना, चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है, ये भी आपके पास में गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण कारण। वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, पृथ्वी से बांधे रखने में गुरुत्वाकर्षण। वह बल जो वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर बांध के रखता है, ठीक है, वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर, ये भी गुरुत्वाकर्षण। अब अपन पढ़ते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी पदार्थ के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है जिसमें वह गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है, वह गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस पर आरोपित इकाई द्रव्यमान के बराबर होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर कैसे सूत्र होगा? G/m/r²। ठीक भाई। अब देखते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण विभव। ठीक भाई, गुरुत्वाकर्षण विभव देखो आप, यह एक इकाई द्रव्यमान को, विभव क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण विभव देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है, शक्ति क्या होती है, इसमें विभव देखो भाई। ठीक है, यह एक इकाई द्रव्यमान को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एक इकाई द्रव्यमान है, उसे अनंत से मैंने अगर एक बिंदु तक मैंने लाने में जो किया गया कार्य है, वही आपका क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण विभव। गुरुत्वीय विभव किसी द्रव्यमान m व दूरी r होगी, r पर वो विभव क्या होगा? v बराबर -gm/r होगा। अब देखते हैं अपने पास में गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। तो किसी बिंदु पर किसी पिंड की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, किसी बिंदु पर किसी पिंड की, कोई बिंदु है उस पर किसी पिंड की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है, अनंत से उसके वर्तमान विन्यास तक, अनंत से उसके वर्तमान विन्यास तक द्रव्यमान प्रणाली में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो किसी भी बिंदु पर किसी पिंड की गुरुत्वाकर्षण स्थिति अनंत ऊर्जा अनंत से उसके विन्यास, वर्तमान विन्यास तक द्रव्यमान प्रणाली में किए गए कार्य के बराबर होती है। और दूरी r के लिए अपने पास है इस प्रकार द्रव्यमान m की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है? तो गुरुत्वीय स्थिति u बराबर हो जाएगा -m माइनस जी एम ई, मतलब कि मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ वस्तु का m, स्मॉल m, और बटा आर, ये होती है आपके पास में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में आता है कि द्रव्यमान के कण की पृथ्वी की सतह पर विभव ऊर्जा क्या होगी? तो u बराबर -gme बटा इंटू m बटा आर ई। ठीक है, पृथ्वी की ये आपके त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, अगर पृथ्वी की सतह पर है तो आर ई हो जाएगा। अब अपन उपग्रह देखते हैं। तो देखो, जो किसी ग्रह के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं उसे उपग्रह उपग्रह कहलाता है। एक बार एक उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया जाता है। एक बार अगर एक उपग्रह को एक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र बल है जो इसकी गति को नियंत्रित करता है। अब अपने पास में देखते हैं कि जो उपग्रह होते हैं अपने पास में दो है, एक तो प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होते हैं। तो प्राकृतिक, ये प्रकृति के द्वारा बने हुए होते हैं, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र आपके पास में एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा एक पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद में देखो भाई, कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं, और पहला कृत्रिम उपग्रह आपके पास में रूस के द्वारा भेजा गया, कौन सा? स्पुतनिक। स्पुतनिक है जो कि रूस के द्वारा भेजा गया 4 अक्टूबर 1957 को। बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति के उपग्रह है जो कि 95 उपग्रह है। ठीक है,
बृहस्पति के 55 प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति के उपग्रह 95 है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अपन यूरोपा देख सकते हैं। और भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है जो कि आर्यभट्ट है। 1975 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा भेजा गया आर्यभट्ट। तो ये आपके पास में संरचना दी गई है कि कैसे आपके पास में एक उपग्रह भैया ना आसमान में घूमता है। फिर देखो बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है, जो यूरोपा है, बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है भाई। और संगठन इसरो के द्वारा भेजा गया अपने पास में कौन सा भाई, आर्यभट्ट, ठीक भाई। फिर देखते हैं शनि। शनि के 146 प्राकृतिक उपग्रह है। शनि का कितने भाई अभी सबसे ज्यादा किसके हो गए, शनि के हो गए। तो भारत इसमें देखो भाई आपके पास कृत्रिम उपग्रह भारत द्वारा भेजे गए अन्य उपग्रह जैसे भास्कर, रोहिणी, एप्पल, आईए, आईबी, इनसेट, आईआरएस। तो ये सब क्या अपने पास में प्राकृतिक नहीं कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। भास्कर, रोहिणी, एप्पल, आईए, आईबी, इनसेट और आईआरएस, ठीक है। फिर देखते अपने पास में परिक्रमण क्या होता है। तो एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित रास्ता कह दो, पथ कह दो, या फिर उन कक्षा में कोई चक्कर है, चक्कर में है सूर्य के चारों ओर, सूर्य और चारों ओर जो प्रति की गति होती है उसे अपन प्रति गति को अपन क्या प से प्रति की गति, प से परिक्रमण। घूर्णन अवधि, तो प्रति के अपने अक्ष के चारों ओर, खुदरे अक्ष के चारों ओर परिक्रमण होकर उनके अगर अपन घूर्णन अवधि। फिर देखते हैं गैनीमीड, यह सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। जो गैनीमीड होता है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। गैनीमेड के देखो सब बड़ो प्राकृतिक उपग्रह है और सौर मंडल सब बड़ो चंद्रमा कौन है अपने पास, गैनीमीड। गैनीमीड मतलब कि इतना गैनीमीड है, इतना गैनीमीड है, मतलब कि बहुत ही बड़ा है, जिसका अपना आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, गैनीमीड का अपना आंतरिक रूप से खुद का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में कि कक्षा के आधार पर उपग्रहों के प्रकार, दो प्रकार होते हैं कक्षा के आधार पर। पहला होता है अपने पास में कि भाई भूस्तर उपग्रह या फिर भूतुल्यकालिक उपग्रह। दूसरा होता है आपके पास में ध्रुवीय उपग्रह। सबसे पहले देखते हैं यह पृथ्वी से देखने पर आपको स्तर दिखाई देते हैं और ध्रुवीय कक्षा में आपके पास में, और यह पृथ्वी के चारों और ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। जो भूस्तर होते हैं वो क्या पृथ्वी से देखने पर आपको स्तर दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों और ध्रुवीय कक्षा में आपके पास में परिक्रमा करते हैं कौन सा, ध्रुवीय उपग्रह। फिर अपन देखते हैं कि यह पृथ्वी के समान कोणीय वेग से गति करते हैं, अतः पृथ्वी से देखने पर इनकी सापेक्षिक चाल अपन को शून्य होती है। तो जो आपके भूस्तर उपग्रह होते हैं ये क्या करते हैं, पृथ्वी के समान को जितने कोणीय वेग से अपन पृथ्वी घूमते हैं उसी प्रकार से ये घूमते हैं, इसलिए अपन को सापेक्षिक इन दोनों के बीच रिलेटिव चाल दिखती है अपन पास में, जीरो दिखती है, और इसी कारण अपन को स्तर दिखाई देता है ये। और इनका परिक्रमण जो ये पृथ्वी सतह से लगभग 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह कहाँ पे, पृथ्वी की सतह से 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। इनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। भूस्तर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटा होता है। और इनका परिक्रमण काल या फिर आवर्त काल होता है जो कि 100 मिनट होता है। किसका, ध्रुवीय उपग्रहों का परिक्रमण आवर्त काल होता है आपके पास में 100 मिनट होता है और इनका होता है 24 घंटे। ये भूमध्य से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और ये वाले आपके 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित होते हैं। फिर देखते हैं कि एक ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु को कहीं बाहर पार करता है। एक ध्रुवीय उपग्रह होता है ना जो कि आपके पास में चौथा पॉइंट देखो, इसका ध्रुवीय उपग्रह है जो कि आपके पास में पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु को कई बार पार करता है। 100 मिनट रहता है, 100 मिनट मान लो कि कई बार हो गया भाई, लगभग आपके पास में 15-16 बार ऐसे पार करेगा, लेकिन ये तो 24 घंटे में एक बार पार करता तो एक बिंदु को पार करने का, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इनकी कक्षीय चाल, मतलब भूस्तर उपग्रह की कक्षीय चाल है जो 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और भूस्तर उपग्रह है जो कि लघुकालिक पूर्व अनुमान, जैसे कि शॉर्ट टर्म की फोरकास्टिंग के लिए अपन कौन सा उपयोग होते हैं, भूस्तर उपग्रह होते हैं, ठीक है भाई। अब देखो भाई दूसरी बात देखो, पृथ्वी पर स्थित कोई जगह ध्रुवीय उपग्रह द्वारा दिन में 2 बार निगरानी में आती है। पृथ्वी पर स्थित कोई भी जगह है वो ध्रुवीय उपग्रह द्वारा कितनी बार, कोई भी जगह होगी तो दिन में 2 बार अपन निगाह आ जाए, ठीक भाई। दीर्घकालिक पूर्वानुमान के लिए यह प्रयुक्त होता है, ठीक है भाई। मतलब लंबे समय के पूर्व काल के लिए दो बार छोटी छोटी चीज जानकारी ली तो वो लंबे समय तक अपन पास है भाई। लंबे समय कहीं होना ले 2 महीना के मियाँ होना ले या 15 जून मानसून पक्ष से प्रवेश करना लो, बताओ अपन भाई, ध्रुवीय उपग्रह बताएगा, ठीक भाई। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में आता है कि निर्बाध वैश्विक क्षेत्र, जैसे अपन यूनाइटेड ग्लोबल कवरेज के लिए आवश्यक भूस्तर उपग्रह की न्यूनतम संख्या कितनी है आपके पास में, 3 है। मौसम विज्ञान देखो भाई, मीटेरोलॉजी, मौसम विज्ञान को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीटेरोलॉजी कहते हैं। यह वायुमंडलीय विज्ञान की वह शाखा है, मौसम विज्ञान यह वायुमंडलीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वायुमंडलीय भौतिकी व रासायनिकी को शामिल किया जाता है। वायुमंडल में क्या भौतिक रूप हो रही है, हवा की चल रही है, रासायनिक यानी क्या कारण है, क्या कारण प्रमुख प्रचुर रूप है, वे मौसम विज्ञान में बोलो। मुख्यतः मौसम पूर्वानुमान पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। मुख्यतः अपन बल किन दो, मौसम पूर्वानुमान, मतलब मौसम क्या है, किसान आवास, ठीक है। कुछ मुख्य शब्दावली देखते हैं जैसे कि एक होती है कक्षीय चाल। तो कक्षीय चाल क्या होता है, यह वह न्यूनतम चाल है जो कि उपग्रह को उसकी कक्षा में उपस्थित करने हेतु आवश्यक है।
इन उपग्रह उन कक्षा में बने रहने वास्ते या फिर उनमें स्थापित करना है तो उनमें अपन कहीं कक्ष चाल होना चलना पड़े। उपग्रह की कक्ष चाल देखो भाई क्या होती है। तो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है कक्ष चाल, ठीक है। कक्ष चाल ये द्रव्यमान कितना भी मोटा हो छोटा हो कोई बात नहीं, आपको ये कक्ष चाल है जो उसके कक्ष पर निर्भर करती है। यह कक्ष त्रिज्या और ऊंचाई बढ़ाने पर घटती है। यह कक्ष त्रिज्या है, यह कक्ष त्रिज्या और ऊंचाई घटाने पर मतलब कक्ष चाल है ना जो कि अगर आप कक्ष त्रिज्या और ऊंचाई को बढ़ाने पर ये क्या आती है भाई घटती है, ठीक है। व्युत्क्रमण रूप से इस संबंध है। अगर कक्ष त्रिज्या बढ़ा दी आपने ऊंचाई बढ़ा दी, ठीक है, तो इस पर आपका क्या भाई चाल घट जाएगी, क्योंकि पहाड़ क्या भाई जो जो प्रति कक्षा नहीं जो ऊंची हली होती रही या फिर त्रिज्या हली होती रही या फिर बाहु ऊंचाई हली होती रही तो वो कहीं प्रति दूर जाता है तो गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण घटने का कारण कक्ष चाल भी घटेगी इस प्रकार से। यह पृथ्वी या फिर ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। यह पृथ्वी या फिर ग्रह, पृथ्वी या ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। कौन कक्ष चाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में आ गया किसी क्षण में उपग्रह की कक्षीय गति की दिशा, किसी कण में किसी क्षण कोई टाइम हो उन पॉइंटर माथे उपग्रह की कक्षीय गति की दिशा है जो कि उपग्रह के कक्षीय पथ के स्पर्श उपग्रह जो कक्षीय पथ है उन्हें स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। क्वेश्चन में उपग्रह की कक्षीय गति की दिशा कितनी कोई भाई उपग्रह कक्षीय जो स्पर्श रेखा उन अनुदिश हुई, समझ आएगा कोई संबंध। फिर नेक्स्ट एकदम में बंधन ऊर्जा, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उपग्रह को उसकी कक्षा में अनंत तक भेजने हेतु आवश्यक ऊर्जा है जो कि बंधन ऊर्जा कहलाती है। कोई उपग्रह है उन्होंने कक्षा रमाए अब अनंत बिंदु तक भेजने वास्ते जिसको अपन आवश्यक ऊर्जा याद करेंगे उन्हें क्या करा बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। यह उपग्रह की कक्षा में यांत्रिक ऊर्जा का ऋणात्मक मान होती है। बंधन ऊर्जा क्या होती है कि उपग्रह की कक्षा में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसका ऋणात्मक मान क्या होती है अपने पास में बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा क्या होती है कि भाई उसकी कक्षा में अनंत तक भेजने हेतु आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। उपग्रह को उसकी कक्षा में जो आपके अनंत तक भेजा था उसकी कक्षा में आपको भेजना होता है तो उसको भेजने के लिए आपस में मतलब बांधने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा, ठीक है। और एक यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा का जो मान होता है आपके पास में वो ऋणात्मक मान होती है, ठीक है। उपग्रह की कक्षा में यांत्रिक ऊर्जा का मान है जो कि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ऋणात्मक मान होती है कौन बंधन ऊर्जा। फिर देते पलायन वेग या फिर चाल क्या होता है, ठीक है। तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को अपन ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित करने पर मतलब ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी या फिर मतलब अपन धरती या फिर किसी अन्य ग्रह की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को कोई भी अन्य ग्रह है पृथ्वी हो गया या फिर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा इन्हें पार कर जाए और वह स्वयं से कभी वापस नहीं आए तो एक आप एड फोर्स लगाओ या फिर एक एड वेग दो जिन्हों कोई वस्तु अब एडी फेंकी के भाई धरती या फिर अन्य ग्रह में बाहर चली गई और वापस यानी लौट वापस आप धरती माते नहीं आवे, ठीक है। कोई अन्य फोर्स लावा था तो उन वेग ने पैर किया वेग का जो भाई उन्होंने उन बाहर निकल तो उन पलायन मतलब उनके एस्केप वेलोसिटी या फिर स्पीड मतलब कि उन्हें उसके मतलब भगा दियो तो पृथ्वी के पलायन वेग से अपन पास में कम वेग से प्रक्षेपित की गई मिसाइल के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। पृथ्वी पलाय वेग अपन कम कोई वेग से जो प्रक्षेपित की गई मिसाइल होती है ना इसके लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, ठीक है। एक पृथ्वी पलायन वेग की भाई मान लो कि भाई 10 है अगर मैं 10 वेग ने फेंके 10 किलोमीटर प्रति सेकंड फेंकी कोई चीज है तो हमारे पृथ्वी बाहर हुए। लेकिन अगर मैं इन वेग कोई कम वेग में मान लो 8 को प्रक्षेपित करूँ तो मिसाइल के लिए जो आपके पास में इसकी कुल ऊर्जा होती है वो किसके लिए क्या होती है भाई आपके पास में ऋणात्मक होती है। कुल ऊर्जा क्या होती है भाई ऋणात्मक। फिर अपन देखते आवर्त का है, ठीक है। आवर्तकाल देखो किसी उपग्रह के द्वारा एक परिक्रमा पूरा करने में लिया गया समय जिसे अपन टी से दर्शाया जाता है आवर्तकाल कहते हैं। कोई उपग्रह है उनके द्वारा आपके पास में एक परिक्रमा पूरा करने में कोई एक परिक्रमा पूरी करे उनमें लिए गए समय अपन पास में टी से दर्शाते हैं वो आवर्तकाल कहलाता है। उपग्रह से संबंधित तथ्य देखते हैं। एक तो कक्ष चाल होती है एक आपके पास होती है बंधन ऊर्जा, ठीक है। एक तो देखिए अभी कक्ष चाल और एक होती है बंधन ऊर्जा। देखो कक्ष चाल में क्या होता है जब उपग्रह पृथ्वी की निकटतम कक्षा में हो उपग्रह है जो पृथ्वी की निकटतम पहाड़ की कक्षा में हो तो अपने पास में है जो कि उसकी जो वेग होता है वो क्या होता है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। कक्ष चाल बंधन ऊर्जा देखते हैं, ठीक है भाई। उपग्रह संबंधित बंधन ऊर्जा क्या होती है सैटेलाइट की देखो माइनस सैटेलाइट की कुल यांत्रिक ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है भाई। फिर देखो आपके पास में पलायन वेग क्या होता है देखो प्लेन वेग हो गया जो पृथ्वी के लिए आपके पास में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया और आपके पास में कक्ष चाल क्या होगी 7.52 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लेन वेग हो गया पृथ्वी के लिए आपके पास में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से आप कोई चीज फेंकोगे तो वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और आवर्तकाल क्या हो गया पास में पृथ्वी का आवर्तकाल होता है आपके पास में 84.6 मिनट, ठीक भाई। टाइम पीरियड क्या हो गया इसका 84.6 मिनट। फिर अपन देखते हैं कि अपने पास में होता है
कि चंद्रमा के लिए आवर्तकाल होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैंने कुछ गलत पढ़ा है यहाँ पे। आवर्तकाल तो ये हो गया। पलायन वेग देखते हैं अपने पास में, ये हो गया। अब देखते हैं अपने पास में ये क्या दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे दे रखा है कि चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये क्या आ रहा है भाई? तो यहाँ पास प्लेन वेग हो गया, तो ठीक है भाई। चंद्रमा के लिए प्लेन वेग क्या 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, सूर्य के लिए प्लेन वेग क्या 618 किलोमीटर प्रति सेकंड, और शुक्र के लिए यहाँ पास में 10.36 किलोमीटर प्रति सेकंड या न्यूनतम है, ठीक है भाई। फिर अपन देखते हैं कि अपने पास में ये तो आ गया भाई, आवर्तकाल आ गया यहाँ पे 84.6 मिनट, ये तो हो गया आवर्तकाल। अब अपन देखते हैं जी में परिवर्तन, ठीक है। जो अपने गुरुत्वीय त्वरण उसमें परिवर्तन कैसे है? पहला त्वरण परिवर्तन होता है उसके ऊंचाई के साथ परिवर्तन। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है भाई? कम होता है। एच बराबर प्रति की त्रिज्या, एच बराबर 6400 किलोमीटर है जैसे कि, ठीक है भाई। और प्रति की त्रिज्या कितनी होगी आपको? 6400 किलोमीटर, ठीक है। और गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब ये एच पर जी, जी बटा 4 हो गया भाई, ठीक है। तो देखो, जो चंद्रमा पर आपके पास में एच बराबर जी बटा 4 मतलब गुरुत्व एक चौथाई हो जाता है, ठीक है। ऊंचाई पर बढ़ने पर आपके पास में क्या होता है? जैसे कि आपके पास में 6400 है, तो एच पर हाइट पर है ना, जी क्या हो जाता है? जी बाई 4 तो एक चौथाई हो जाता है। फिर अपन देखते हैं गहराई। तो प्रतीक के अंदर गहराई बढ़ने पर जी का मान कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर तो जी का मान, देखो ऊंचाई बढ़ने पर भी जी का मान कम होता है, ठीक है। और प्रतीक की त्रिज्या से ऊंचाई तो इस प्रकार 400 किलोमीटर से अधिक होगी, ठीक है। प्रतीक के अंदर गहराई पर अगर बढ़े तो भी जी का मान कम होता है। प्रतीक के केंद्र पर अगर जी बराबर क्या होता है भाई? जीरो हो जाता है। हड़ल हड़ल नेगेटिव नेगेटिव उतरा ही कम उतरे कम, देखो ये 64 चीज 64 तो 63 62 63 61 60 59 58 इस प्रकार से होते थे। जब वो केंद्र पर पहुंच जाएगी तो प्रतीक के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? शून्य होता है। फिर देखो जी बराबर आवास में पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिकतम गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है भाई। फिर देखते हैं ध्रुवों पर जी का मान। ध्रुवों पर जी का मान है जो कि भूमध्य पर कम तथा पृथ्वी के आकार के कारण केंद्र पर शून्य होता है। ध्रुवों पर जो जी का मान होता है ना वो अधिकतम होता है, ठीक है। और भूमध्य पर, ध्रुवों पर तो जी का मान अधिकतम, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह और केंद्र से दूर होता है, इसलिए जी का मान अधिकतम। लेकिन भूमध्य पर आपके पास में क्या है? भूमध्य आपके पास सक्रिय होती है, इक्वेटर, ठीक है। इसलिए आपके पास में पृथ्वी के आकार के कारण केंद्र पर आपके शून्य होती है, भूमध्य पर कम होती है, जी का मान अब ध्रुव पर अधिकतम होता है। यदि हम भूमध्य से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो जी का मान बढ़ेगा। समझ आ गया? भूमध्य से ध्रुवों पर बढ़ने पर आपको जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुव तो 90 डिग्री पर है और ये आपके पास में इसको 0 डिग्री पर आ जाता है, ठीक है। मतलब कि इसके सापेक्ष में। फिर देखते हैं कि ग्रह की कक्षा अंडाकार है तो सूर्य जिस बिंदु पर स्थित होता है, कोई ग्रह है उसकी कक्षा अगर मतलब इसका जो पथ है वो अंडाकार है, तो सूर्य जिस बिंदु पर स्थित होता है उसे अपन फोकस कहते हैं, ठीक है। सूर्य जब अब जिस कक्षा के इस भाई अंडाकार है तो सूर्य इसके बीच में जहाँ पे हो गया उसे अपन उस ग्रह का अपन फोकस कहते हैं, ठीक है भाई। उसको सेंटर मान लिया भाई, सूर्य को सेंटर माना गया है। फिर देखो पृथ्वी की घूर्णन चाल के साथ, पृथ्वी की घूर्णन की चाल के साथ देखो, पृथ्वी की घूर्णन चाल बढ़ने पर, जो घूर्णन चाल बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, ठीक है, ध्रुवों के अतिरिक्त, ठीक है भाई। जैसे जीवन ये हो गया डब्ल्यू माइनस ओम, ठीक है भाई। और ओमेगा 90 डिग्री पर आपके पास में 0 डिग्री भूमध्य पर हो जाता है, ठीक है भाई, ये समझ लेना आप। फिर अपन देखते हैं जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, ठीक है। पृथ्वी द्रव्यमान मान निर्भर करेगा, त्रिज्या पर भी है, जी का मान है जो कि ये निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण का। पृथ्वी का द्रव्यमान है जो कि निश्चित है और त्रिज्या का मान हमेशा बदलता रहता है। पृथ्वी का द्रव्यमान तो निश्चित है, लेकिन और त्रिज्या का मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक भाई। क्योंकि पृथ्वी ये वृत्त नहीं है, पृथ्वी क्या है? वृत्त नहीं है बल्कि आकार में गोलाकार, इसलिए त्रिज्या यहाँ पर कहीं पर समुद्र में ज्यादा गोलाई होगी वगैरह इस प्रकार, ठीक है। फिर देखते हैं प्रकाश में गुरुत्व त्वरण के कुछ अनुप्रयोग देते हैं। अब लिफ्ट में आपके जी के मान में परिवर्तन क्या अपन देखते हैं, ठीक भाई। देखो लिफ्ट में आपके पास में जी के मान में ऐसे परिवर्तन होता है। देखो जब लिफ्ट ऊपर उड़ती है, जब लिफ्ट आपके ऊपर उड़ती है तो ऊपर की ओर जाती हैं तो जी और डब्ल्यू का मान बढ़ जाता है, ठीक है। लिफ्ट अप की ओर जाती है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो जी और डब्ल्यू का मान घट जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का भी मान करता है और डब्ल्यू भार का भी मान करता है, ठीक है। लिफ्ट में एक आदमी का आभासी भार है जो कि वास्तविक भार से कम होता है। आभासी भार होता है जो कि उसको महसूस होता है, वो वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट त्वरण के साथ में नीचे आ रही हो तो उसका समय क्या होता है भाई आपके पास में? उसको आभासी भार है, ठीक है, जी और डब्ल्यू का मान बढ़ जाता है। समझ आएगी भाई? फिर अपन देखते हैं कि लिफ्ट एक समान गति से अगर गति करती हो, ऊपर नीचे देख लिया भाई, फिर देखो आवासी से उसमें मान में कम हो तो फिर देखो जब लिफ्ट है जो कि आपके पास में एक समान गति से ऊपर या फिर नीचे जाती हो, पहला ऊपर की बात नीचे एक समान गति में आ रही है तो भार या जी में कोई परिवर्तन नहीं। अगर एक समान जा रही है तो इन्हीं पर नो जी नो आपके पास में कोई पाएगी, ऐसे ही रहेगा, बराबर रहेगा। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है
तो व्यक्ति मुक्त शरीर की तरह नीचे गिर जाता है और भार और जी क्या होता है भाई, दोनों ही शून्य हो जाता है। डब्ल्यू वेट और ये जो गुरुत्व त्वरण होता है दोनों ही शून्य हो जाता है। ठीक भाई, समझ आ गया दोनों तीनों चीजें? ठीक है। देखो भाई क्या होता है, लिफ्ट ऊपर उड़ती है तो आपके पास में गुरुत्व त्वरण और भार दोनों बढ़ता है, नीचे गिरती है तो आपके पास गुरुत्व त्वरण और ये दोनों ही घटती है। अगर एक समान गति चलती है उसमें बीच में नो चेंज होता है, और अगर आपके पास में लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है उस समय क्या होता है, जी बराबर जीरो होता है और भार बराबर भी जीरो हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपन द्रव्यमान। तो इसे शरीर के अंदर पदार्थ की मात्रा के रूप में, जिसे शरीर के अंदर अपन पदार्थ है मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया गया है। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक भौतिक, मौलिक और अधिक राशि है। ठीक है। फिर देखते हैं अपने पास में द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा तो किलोग्राम होता है। वी में सूत्र होता है m1L0T0। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। उदाहरण के लिए देखें तो स्टील की एक गेंद में अपन पदार्थ की मात्रा, उसका क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है भाई, स्टील के एक गेंद है, ये गेंद द्रव्यमान जो पदार्थ की मात्रा होती है, जो पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं अपन, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते स्टील यूज है तो उसमें कहते हैं पदार्थ का द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, चाहे लिफ्ट ऊपर जाती है या फिर लिफ्ट नीचे जाती है, कोई द्रव्यमान कोई परिवर्तन नहीं होता है। या यदि ये आराम में होती है, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जो कि गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होता। द्रव्यमान कभी गुरुत्वाकर्षण प्रभावित नहीं आ रहे। भार, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लाग दो चीन आप कहेंगे भार है, जो भरती माते भार है, क्यों, हमारे गुरुत्वाकर्षण लाग गए। तो द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण टर्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपन भार कहते हैं। ठीक भाई, तो डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। ठीक भाई, तो इस प्रकार अपने पास में क्या हो गया भाई, डब्ल्यू बराबर के किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डब्ल्यू बराबर आपके पास में क्या हो गया भाई, ये बल होता है, बल का मान क्या न्यूटन, तो भार का ऐसे मात्रा क्या हो गया आपके पास में, ऐसे ही न्यूटन हो गया। अब देखते हैं अपना पाउंड, किलोग्राम और भार के मात्रक क्या है भाई। ठीक है, ग्राम भार के मात्रक देखते हैं। देखो भार है जो कि ध्रुवों पर तो आपके पास में अधिकतम होता है, सही बात है, गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा। भूमध्य रेखाओं पर आपके पास में न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य पर न्यूनतम, सभी कम कम है तो भूमध्य रेखा पर उन बाद में घटी होती है, ऊपर चढ़ होती है, बढ़ता रहे ध्रुव पर अधिकतम हो जाए। बाद केंद्र मात्रा या शून्य, केंद्र भूमध्य रेखा और ध्रुव। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में आता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पिंड का भार है जो कि बढ़ जाता है। ये जो भूमध्य रेखा वहां ध्रुवों की ओर बढ़ रहा है तो पिंड भार बढ़ जाएगी, क्या, क्योंकि उस पर गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा जिससे भार बढ़ जाएगा। पृथ्वी में किसी पिंड का भार है जो कि ध्रुव पर अधिकतम होता है। पृथ्वी में किसी पिंड जो भार है नहीं अधिक है, पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चंद्रमा पर वस्तु देखते हैं तो जीवन बराबर G/6, W1 बराबर W/6। चंद्रमा पर वस्तु का भार है जो कि पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या हो जाता है भाई, पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। ठीक है भाई, जो भी पृथ्वी होती है उसके पृथ्वी के भार का 1/6, जैसे कि आज यहाँ पर पृथ्वी कोई चीज 24 किलो की चीज है तो वहां पर जाकर 4 किलो की हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का भार आपके पास में 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा, 60 इंटू 1/6 बराबर 100 न्यूटन हो जाएगा इसका भार। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है, पृथ्वी से चंद्रमा पर तो उसका द्रव्यमान है जो कि समान रहता है। भार में कमी हो जाती है लेकिन द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन भार कम हो जाता है। समझ में आ गया भाई, मुक्त अवस्था और भार से 1/6 रूप से छठा भाग कम होगा। ठीक है, इसका 1/6 कम होगा, फिर 1/6 ही रह जाएगा, मतलब कि 5/6 तो कम होगा, 1/6 रह जाएगा। मुक्त अवस्था देखते हैं, यह एक गति है जिसमें पिंड पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। मुक्त अवस्था केवल निर्वात में ही संभव है। मुक्त अवस्था किन में, केवल और केवल अपन निर्वात में ही संभव है, जैसे गुरुत्वाकर्षण मोदी बिल्कुल कार्य नहीं करे। ठीक है, कार्य होता है। ठीक है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे उन निर्वात में ही संभव है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था की स्थिति में पिंड है जो कि भारहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंड भाई भारहीन हो जाता है। ठीक भाई, और यहाँ पे क्या भाई, मुक्त अवस्था में केवल और निर्वात में ही संभव है और केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और ये मुक्त अवस्था की अवस्था में स्थिति में आपके पास क्या पिंड है जो कि भारहीन हो जाता है। फिर अपन देख रहे हैं अपने पास में आता है कि वस्तु के मुक्त रूप की स्थिति के दौरान किसी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा में आई कमी गतिज ऊर्जा में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वस्तु जैसे ही मुक्त रूप से गिर रही है कि स्थिति ऊर्जा में भाई साहब कमी आ रही, लेकिन भाई साहब वो स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। फिर नेक्स्ट है अपने पास में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की हानि। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति का समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। ठीक है भाई, तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाले जो पिंड है इसकी गति के समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण। ठीक है भाई, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति का गति गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। ठीक है भाई, स्वतंत्र रूप गिरने वाला। फिर देखो, एक इमारत के ऊपर से
भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक साथ में गिरा गिरा देते हैं, ठीक है। और है, ठीक है। चलो ठीक है भाई। देखो, एक इमारत के ऊपर से भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर एक साथ में गिरा दिए जाते हैं, दोनों पत्थर एक ही समय पर जमीन पर पहुंच जाते हैं, क्यों? देखो, सिद्धांत यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मुक्त अवस्था में समय द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करता, ठीक है। मुक्त अवस्था में समय है जो कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जैसे टी बराबर क्या होता है भाई, आवर्तकाल बराबर 2h/g। एच एवं जी अगर दोनों ही समान है, अब एच व जी तो दोनों ही समान है, ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी गिनने के समय गिनने के समय के वर्ग के समानुपाती हो गया, गिनने के समय के वर्ग के समानुपाती होगी, ठीक है। समझ आ गया। अब देखते हैं भारहीनता। तो परिक्रमण पथ में एक अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति कक्षा में त्वरण के कारण होती है। कोई परिक्रमण पथ है या फिर घूम रहे हो पथ में, अंतरिक्ष यान में अगर भारहीनता की अनुभूति हो रही है तो वो आपके पास में कक्षा में त्वरण के कारण होती है, ठीक है। कक्षा में त्वरण का कारण है, देखो यार, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होती है, ठीक है। जिसको अपन पास को त्वरण अगर ना गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके पास में इस त्वरण के बराबर होती है। फिर अपन देखते हैं कि शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता का अनुभव होता है, ठीक है भाई। जब भी देखो भारहीनता का अगर परिक्रमण पथ में एक अंतरिक्ष यान से आपके पास में यान में भारहीनता की अनुभूति कक्षा में त्वरण के कारण होती है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होती है। फिर अपन देखते हैं अपने पास में आता है कि शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता का अनुभव होता है। फिर अपन देखते हैं कृत्रिम उपग्रह के भीतर मनुष्य को भारहीनता का अनुभव होता है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह इसमें मनुष्य को भारहीनता का अनुभव, क्योंकि उस स्थान पर पृथ्वी के कारण आकर्षण बल शून्य होता है, ठीक है। फिर देते हैं अंतरिक्ष यात्री के द्वारा उपग्रह में गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी भारहीनता या फिर गुरुत्वाकर्षण त्वरण शून्य हो जाएगा, तो चीज गिरेगी नहीं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण भी शून्य हो जाएगा, भारहीनता का अनुभव होगा। फिर देखो, अंतरिक्ष यात्री के द्वारा उपग्रह में गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति में ही आपका अनुसरण करेगा। फिर नेक्स्ट आपके पास में रेख के प्रसार के कारण ग्रहण होते हैं। जो ग्रहण लगते हैं ना अपने पास में, किस कारण होते हैं? ये है ना, सूर्य चंद्रमा और इनके रे की गति के कारण होते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है, इस गुण को प्रकाश को रे के प्रसार के रूप में जाना जाता है। सिद्धांत दिया गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह निष्कर्ष निकालता है कि निर्वात में सभी वस्तुएं, गैलीलियो ने क्या कहा कि निर्वात में सभी वस्तुएं हैं जो कि समान त्वरण जी से गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती है, एक ही समय पर आपके पास जमीन पर पहुंचती है, ठीक है, निर्वात में। फिर अपन देखते हैं कि एक मीनार, ठीक है, ये किसने कहा था? कहा था कि समान त्वरण जी से गिरती हुई एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती है। अब देखो, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास में दो गोले ए और बी, यह वह गोले एक को तो नीचे की ओर गिराता है और एक ही समय में गोले बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है, तो दोनों गोले एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ठीक है भाई, दोनों ही गोले एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। फिर देखो, समान त्रिज्या की एक गोले की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से आपके पास में छोड़ा जाता है, तो दोनों को जमीन पर पहुंचने वाला लगा समय है जो कि ठीक ही बराबर ठीक एक बराबर होगा। फिर देखते हैं अपने पास में कागज का एक टुकड़ा और क्रिकेट की एक गेंद एक ही ऊंचाई से गिराए जाने पर फिर दोनों एक साथ सतह पर पहुंचते हैं यदि वे निर्वात में गिराए जाते दोनों ही, ठीक है। फिर देखो, कुछ मुख्य रोचक तथ्य देखते हैं। एक व्यक्ति चंद्रमा पर ऊंची छलांग लगा सकता है, व्यक्ति चंद्रमा पर ऊंची छलांग लगा सकता है पृथ्वी की सतह की तुलना में, क्योंकि क्योंकि देखो, पृथ्वी की सतह की तुलना में, क्योंकि पृथ्वी की सापेक्ष गुरुत्व के कारण त्वरण है जो कि चंद्रमा पर कम होता है। त्वरण किसमें कम होता है भाई? इसमें चंद्रमा पर कम होता है, इसके कारण उसे वो उड़ सकता है, ठीक भाई। फिर देखो आकाश में कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो यदि द्रव्यमान पृथ्वी का आधा होता है, यदि द्रव्यमान पृथ्वी का आधा होता है और त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में समान है, तो ग्रह की सतह पर आपके पास में ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होगा, क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का कारण G/2 त्वरण होगा, ठीक है। G प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो लगभग 10 न्यूटन होता है, ठीक है। प्रत्येक कंपनी पर जो भुगतान 10, ठीक है। फिर देखो, दूरों पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है, समझ आ गया। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर घूमने और अपनी दूरी पर घूमने में समान समय लेता है, ठीक है भाई। पृथ्वी के चारों ओर अपने दूरी पर दोनों ओर घूमने में समान समय लेता है, ठीक है।
फिर अपन देखते हैं कि अपने पास में चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री पानी की नली की मदद से नींबू पानी नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, किसी वातावरण का नहीं होने का आप नींबू पानी भी नहीं पी सकते। फिर आपके पास में है कि लूना 3 के द्वारा चंद्रमा के पिछले हिस्से की तस्वीर ली गई थी। पृथ्वी का व्यास चंद्रमा का 1/4 व्यास है, ठीक है। लूना 3 के द्वारा चंद्रमा के पिछले हिस्से और पृथ्वी का व्यास है जो कि आपके पास में चंद्रमा का 1/4 व्यास है। अब अपन पढ़ेंगे आवेश और आवेश के सिद्धांत।